दुनिया दो खेमों के अंदर बटी हुई नजर आ रही है। ये जंग सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। यूक्रेन जो है वो रूस के इलाकों के अंदर वार कर रहा है। रूस जैसा इतना ताकतवर देश जो है इतने लंबे समय तक वो लड़ाई में उलझा रहेगा। मैं उस समय था कीव में जिस समय ये लड़ाई शुरू हुई। व्हाइट हाउस से यह ऐलान किया जाता है कि अभी हम और हथियार देने वाले हैं यूक्रेन को। यहाँ पर मिसाइल देने की बात हो रही है, यहाँ टैंक देने की बात। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। दूरबीन के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं वो खबर जुड़ी हुई है रूस और यूक्रेन से, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसा आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, इसी तस्वीर पे बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध पे बात करेंगे, अमेरिका के हस्तक्षेप पे बात करेंगे, अमेरिका के द्वारा दिए गए हथियारों पे बात करेंगे और जो नए हथियार देने का दावा, जो वादा अमेरिका ने किया है वो क्यों किया है, उसकी जरूरत कैसे पड़ी, इसका जो है वो लाभ क्या देखने को मिलेगा, किस पे इसका असर देखने को मिलेगा, पुतिन, ट्रंप, जेलेंस्की या फिर बाइडेन। प्रणय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बिल्कुल, ये तस्वीर एकदम चर्चा में आ गई, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, चर्चा में तो सबसे ज्यादा ये तस्वीर आज से नहीं है, लगभग 3 साल से तस्वीर ये चर्चा में है और ख़ास तौर पर इसलिए है क्योंकि ये जो हैंडशेक नज़र आ रहा है ये दरअसल रूस और यूक्रेन की युद्ध का जो मोर्चा है उसके ऊपर ज़बरदस्त बारूद झोंक रहा है। ख़ास तौर पर बाइडेन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं अब व्हाइट हाउस के अंदर लगभग 3 हफ्ते जो हैं उसी के मेहमान हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और इस खत्म होते कार्यकाल के साथ साथ वो कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि न केवल रूस यूक्रेन की जंग का जो मोर्चा है उसके अंदर तस्वीर बदलने वाले हैं, उसके दीर्घगामी परिणाम देने वाले हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत सारा टेंशन जो है वो यहां पर बढ़ रहा है। और टेंशन खास तौर पर बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का भी, जो कि 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस के अंदर आएंगे, शपथ लेकर आएंगे। लेकिन यहां पर ये देखना जरूरी है कि आखिर इस हैंडशेक के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पर मिसाइल देने की बात हो रही है, यहां टैंक देने की बात हो रही है, यहां पर करीब $1 अरब की एडिशनल जो एड है ना, वो $1 अरब की एडिशनल ट्रेड एड देने की बात, यानी जो सैनिक सहायता है, जो हथियार है, वो देने का ऐलान किया है जो बाइडेन ने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर किया है। क्योंकि ये जो फैसला आया खास तौर पर उन्होंने ऐलान किया व्हाइट हाउस से और एक बयान जारी किया गया व्हाइट हाउस से। जो बयान ये कहता है कि क्रिसमस के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुए हैं यूक्रेन के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को और अधिक हथियार देने की जरूरत है, यानी कंटिन्यू टू सर्च द वेपन डिलीवरीज टू यूक्रेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल कंटिन्यू टू वर्क टायरलेसली टू स्ट्रेंथन यूक्रेन्स पोजीशन इन इट्स डिफेंसेस अगेंस्ट रशियन फोर्सेस। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जो कि पहले ही करीब $61 अरब की जो मिलिट्री एड है उसकी बात कर चुका है, जो यूक्रेन को सहायता दी जानी है, उसके साथ साथ एडिशनली $1 अरब वो और दे रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि दफ्तर छोड़ने से पहले, यानी व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले, वो ये मुकम्मल करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो जो सारी सहायता जिसका ऐलान किया गया है वो यूक्रेन को मिल जाए। अब जाहिर तौर पर ये तमाम हथियार मिलेंगे तो ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे रूस यूक्रेन की जंग के मोर्चे पर। यानी मृत्युंजय, जिस जंग को अब 33 महीने हो चुके हैं, उम्मीद की जा रही है कि आखिर कभी तो फटीग आएगा, कभी ये लड़ाई खत्म होगी। और अगर ये लड़ाई खत्म होने के मुहाने पर पहुंचने ही वाली हो या उम्मीद की जा रही हो, ऐसे में अगर अमेरिका पीछे से एक बैकिंग देता है, हथियार देता है, तो इसकी जो संभावना है, इसकी जो आशंका है वो और बढ़ जाती है कि ये लड़ाई अभी फिलहाल खत्म नहीं होने जा रही। क्योंकि देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यूक्रेन की तरफ से वार किया जाएगा तो रूस की तरफ से पलटवार किया जाएगा, और रूस की तरफ से पलटवार किया जाएगा तो यूक्रेन को और लगेगा कि इसके अंदर और जो है वो बदले की कार्रवाई सपोर्ट मिल ही रहा है, हथियार है हमारे पास, सपोर्ट मिल ही रहा है, हथियार हैं ही सही, तो इन हथियारों को जमकर झोंका जाए, जमकर इसके अंदर। तो ये जो जंग की आग है ये फिलहाल ठंडी होने की बजाय फिलहाल और भड़कती नजर आ रही है, खासतौर पर जो बाइडेन के इस फैसले के बाद में जो उन्होंने किया है। और ये जो मोर्चा है जंग का, खासतौर पर ये रूस यूक्रेन की जंग का मोर्चा है, बहुत लंबे समय से। मृत्युंजय, मैं उस समय था कीव में जिस समय ये लड़ाई शुरू हुई, और फरवरी 2022 में 22-23 फरवरी की बात है जब मैं वहां पहुंचा, और उसके बाद ये लड़ाई जब शुरू हुई, तब उसके बाद से एक वक्त वो था जब इरपिन बूचा का जो इलाका था वहां तक रूसी फौजें आ गई थी, लेकिन उसके बाद यहां से अब ये जो एक एरिया है ये ऐसा बना हुआ है जहां पर दोनों के बीच में टेंशन्स लगातार बनी हुई है। लेकिन एक जो चीज बदली है खासतौर पर अमेरिका के सपोर्ट के बाद में मृत्युंजय, वो ये है कि अब
यूक्रेन जो है वो रूस के इलाकों के अंदर वार कर रहा है। रूस के कई इलाकों के अंदर जो लंबी दूरी की जो मिसाइल्स हैं वो फायर की जा रही हैं। खास तौर पर इस लड़ाई को अगर हम मॉडर्न इतिहास के अंदर देखें तो इसे एक बड़े ड्रोन युद्ध के मैदान जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कजान के अंदर वो तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से एक तरीके से रूस का 9/11 हुआ। तो ये तमाम चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है वो अमेरिका का ये वेपन सपोर्ट है। और केवल अमेरिका का नहीं है, अमेरिका के साथ साथ जो कई पश्चिमी देश हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, कई देश जो हैं वो यूरोपीय संघ मदद दे रहा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और साथ साथ कई हथियार जो हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं। बाइडेन ने कल भी अपील की है बाकी देशों से भी कि हम तो मदद करेंगे ही, आप भी करिए। बिल्कुल, अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो देखिए, केवल अकेला अमेरिका जो है वो 61 अरब डॉलर की मदद दे रहा है। इसके साथ साथ जर्मनी जो है वो करीब करीब 11 अरब डॉलर की मदद दे रहा है। इसके अलावा यूके वो 10 अरब डॉलर, यानी अगर आप ये फहरिस्त जोड़ें तो ये करीब करीब 10-12 मुल्क जो हैं वो मिलकर 100 अरब डॉलर की जो मदद है वो यूक्रेन को दे रहे हैं, और साथ ही हथियार मुहैया करा रहे हैं यूक्रेन को। एक सवाल उठता है जो एक आम आदमी का सवाल है, शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा, वीडियो देख रहे हैं, कि अमेरिका या जो बाकी देश हैं वो यूक्रेन की ही मदद क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें तो ये सारे जो पश्चिमी देश हैं, खासतौर पर यूक्रेन के साथ, माफ कीजिएगा, यूक्रेन के साथ में पश्चिमी देश खड़े हुए हैं, और ये तमाम पश्चिमी देश जो हैं इनमें से अधिकतर नेटो का हिस्सा हैं। चाहे जर्मनी की बात की जाए, चाहे फ्रांस की बात की जाए, चाहे यूके की बात की जाए, अमेरिका नेटो का एक बहुत बड़ा जो है संरक्षक कह सकते हैं आप, जो उत्तरी अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उस नेटो के तहत जो सारा झगड़ा है, सारा फसाद है, वो रूस के और अमेरिका के बीच की जो तनाव की जो वजह है उसमें नेटो का एक्सपेंशन है। और नेटो के एक्सपेंशन को लेकर कई बार रूस और अमेरिका जो है वो तनाव के दौर पर गुजरते रहे हैं, और अब एक बार फिर खासतौर पर अगर आप इस लड़ाई की बात करें तो यहां भी तो झगड़ा इसी चीज पर शुरू हुआ था कि रूस को यह लग रहा था कि नेटो का एक्सपेंशन होगा, यानी यूक्रेन यदि नेटो का हिस्सा होगा तो नेटो जो है वो उसकी सरहद तक पहुंच जाएगा, और यदि उसकी सरहद तक पहुंच गया तो रूस को अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए बड़ा खतरा लगा, और इसीलिए उन्होंने जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, यानी एक तरीके से यूक्रेन को पुशबैक करने की कोशिश की। लेकिन ये जंग सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। शायद कई लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि क्या रूस जैसा इतना ताकतवर देश जो है इतने लंबे समय तक वो लड़ाई में उलझा रहेगा, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। सवाल एक और उठता है कि अब ट्रंप का क्या, जो जैसे आपने बताया कि बाइडेन का कहना है कि जब तक वो है तब तक ये जो उन्होंने मदद का ऐलान किया वहां तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि उनके हटने के बाद ये फंस ना जाए, मामला पेंडिंग में ना चला जाए। देखिए, इसमें अमेरिका की राजनीति भी उलझी हुई है। अमेरिका की राजनीति इसलिए मृत्युंजय उलझी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के कैंपेन के दौरान कहते रहे कि अगर मैं जिस दिन आया ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, मैं शपथ लेने के पहले ये लड़ाई खत्म करा दूंगा। साथ ही वो ये कहते रहे कि अगर मैं होता राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस में तो ये लड़ाई होती ही नहीं। अब इन तमाम दावों के बीच में, इन वादों के बीच में, इन इरादों के बीच में अब वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। अब उन्हें बस 20 जनवरी का इंतजार है जब वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेके वो लेंगे। लेकिन अब जो फैसले जो बाइडेन लेते चले जा रहे हैं वो फैसले कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो रास्ता है उसमें कांटे बढ़ा रहे हैं, उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि अब हथियार अगर दिए जाएंगे, यूक्रेन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन को अगर इस बात की आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उसका निभाव होगा कि नहीं होगा। हालांकि पेरिस के अंदर कुछ दिनों पहले जब एक चर्च का पुनर्निर्माण करने के बाद उद्घाटन किया गया, तब उस कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भी थे वहां पर और साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी थे। दोनों के बीच में मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो वार्मथ नहीं थी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने इंटरव्यूज में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से वो इस सवाल को टाल जा रहे हैं कि क्या व्लादिमीर पुतिन से उनकी बातचीत हुई है या नहीं हुई है। वो इसके ऊपर स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह माना जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि शायद कोई कम्युनिकेशन व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुआ है। इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए अपनी लेगेसी के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप रखना चाहते हैं कि आते ही उन्होंने युद्ध खत्म करवा दिया। लेकिन यह युद्ध खत्म नहीं हो, इसलिए उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो इस बिसात को उलझा रहे हैं। और अगर आप जो बाइडेन को देखें, जो बाइडेन अमेरिका की राजनीति के सबसे उम्रदराज नेता हैं। अब उनके पास एक तरीके से कह सकते हैं आपके खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो व्हाइट हाउस के अंदर अपना एक टर्म पूरा कर चुके हैं। दूसरे टर्म में उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं, और अब आयु के वो जिस पड़ाव पे हैं उनको अगला चुनाव लड़ना नहीं है। इसी तरीके से दूसरा टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का भी। 2016 से 2020 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, लेकिन 2020 में वो चुनाव हार गए। 2021 से लेकर 2024 तक जो बाइडेन रहे। अब जो बाइडेन
इस बिसात को इतना उलझा कर जा रहे हैं, ये हथियार देके चले जा रहे हैं कि अब ये मामला उलझता ही चला जाएगा। अगर आप इस जंग की बिसात को देखें तो खासतौर पर इस इलाके के अंदर अभी भी यहां जो खात्मा है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और खासतौर पर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से ये जो कजाकिस्तान आपको दिख रहा है, इसी कजाकिस्तान के अंदर वो विमान गिरा जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि रूस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, रूस के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ सवाल की उंगलियां जो है वो ईरान पर भी उठ रही हैं। हालांकि तथ्य किसी के पास में नहीं है, क्योंकि अभी तो ये कयास है, ये आरोप है, ये आशंकाएं हैं। अभी किसी को नहीं पता कि वो विमान जो कि ये जो जगह है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, मैं नक्शे पे अगर आपको बताऊं तो ये पॉइंट है जो बाकू है, और साथ ही यहां से अगर आप जाएं तो यहां पर है ग्रोजनी जो कि रूस का ही हिस्सा है। लेकिन वो विमान यहां की बजाय यहां पर जो पातिका एक जगह है वहां पाक्ताओ, वहां पर यह विमान गिरा और यहां पर वो दुर्घटना का शिकार हुआ। ये जो है, ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये नीला पानी, ये कैस्पियन सागर है। तो इस कैस्पियन सागर को पार करके जिस विमान को इधर जाना था वो विमान इधर गिरा। इसको लेकर कई जानकारों का कहना है कि या क्या ये स्पूफिंग ऑपरेशन है, या क्या किसी तरीके का कोई यहां पर मैलफंक्शन हुआ, या इसके अंदर किसी तरीके की कोई सैन्य कार्रवाई की गई। बहुत सारे आशंका के सवाल हैं, लेकिन फिलहाल ये सवाल है क्योंकि ये पूरा इलाका जो है, इस इलाके के अंदर कई जगह लड़ाई जो है वो छिड़ी हुई नजर आ रही है। अगर आप यहां पर देखें तो एक टेंशन ये अजरबैजान है और ये आर्मीनिया है, इन दोनों के बीच में एक टेंशन चल रहा है। साथ ही ईरान के साथ टेंशन चल रहा है, ईरान और यहां पर जो इजराइल है उसके, ये इजराइल, यहां ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन चल रहा है। साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर यहां पे जॉर्जिया है, इस जॉर्जिया और रूस के बीच में भी तनाव चल रहा है। जॉर्जिया के अंदर अभी हाल में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसके अंदर काफी टेंशन हुआ। ये जो पूरी बिसात है ये इस समय काफी उलझी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर व्हाइट हाउस से यह ऐलान किया जाता है कि अभी हम और हथियार देने वाले हैं यूक्रेन को, तो जाहिर तौर पर यह साफ मान लेना चाहिए मृत्युंजय कि फिलहाल ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि लड़ाई एक ही सूरत में खत्म होती है जब दोनों ही पक्षों को यह लगे कि लड़ने की कीमत अब शांत रहने की कीमत से ज्यादा भारी है। इसलिए शांत रहने में भलाई है, यानी शांति का समझौता जो है वो तभी हो सकता है जब दोनों पार्टीज चाहें कि शांति का समझौता करने में फायदा है। और फिलहाल जो है ये बिसात उलझती जा रही है जब तक कि थर्ड पार्टीज इसके अंदर इस तरीके से हथियारों की सप्लाई देंगी। लेकिन एक छोटी सी बात के साथ मैं अपने जवाब का विराम दूंगा कि इसके अंदर अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उनका ये तर्क है, दलील ये है कि सैन्य अभियान की शुरुआत रूस ने की, रूस एग्रेसर है और यूक्रेन अपनी भूमिका, अपने लोगों का, अपनी जगह का बचाव कर रहा है, इसलिए उसके डिफेंस को मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के पास में उस तरीके के हथियार नहीं है जिससे वो रूस का मुकाबला कर सके। रूस एक P5 का कंट्री है, रूस के पास परमाणु हथियार है, यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। इसलिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर जो पलड़ा है वो तकनीकी तौर पर सैन्य ताकत के लिहाज से रूस के हक में है, इसलिए ही जो हथियारों की सप्लाई है ये दी जा रही है, यूक्रेन को मिल रहा है। जी, एक सवाल और उठता है, असद रूस में है, उसके बाद रूस पे हमला होता है, आरोप लगता है कि यूक्रेन ने कराया। क्या इसका क्या एंगल है? अमेरिका के एंगल से तो हमने इस लड़ाई को देख लिया, लेकिन अगर असद के एंगल से, असद रूस में है, यूक्रेन से हमला किया जाता है, बिल्डिंग्स के ऊपर ड्रोन्स अटैक होते हैं, क्या इसका कुछ लिंक है? देखिए, अब ये डायरेक्टली तो नहीं कहा जा सकता कि क्या इसके अंदर कोई असद एंगल है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल है। दुनिया दो खेमों के अंदर बटी हुई नजर आ रही है और आपको डिफरेंट वॉर जोन्स के अंदर इसकी तस्वीर देखने को मिल जाएगी। यानी यदि आप ईरान, इजिप्ट, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, ये जो पूरा इलाका है, यानी पश्चिम एशिया का जो इलाका है, इस इलाके में जो टेंशन चल रहा है, वहां भी सीरिया के अंदर रूस के बेसिस थे। लताकिया जो एक जगह है, वहीं पर बशर अल असद पहुंचे थे 8 दिसंबर की सुबह, और वहीं से 9 दिसंबर की सुबह वो रूस के मॉस्को के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। और उस इवैक्यूएशन, या कहा जा सकता है एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेशन था, जिसमें रूस ने सुरक्षित निकाला बशर अल असद को, उसमें भी रूस है। रूस, ईरान, चीन, साथ ही उत्तर कोरिया, ये फिलहाल एक खेमे के अंदर नजर आ रहे हैं। साथ ही दूसरे खेमे के अंदर आपको तमाम पश्चिमी मुल्क नजर आते हैं। कई देश, भारत जैसे जो हैं, जो लगातार दोनों पक्षों से अपील कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर किसी का फायदा नहीं है, क्योंकि मैदान जंग से समाधान नहीं निकलते हैं, समाधान तो बातचीत की मेज पे निकलेंगे। लेकिन ये मामला जो है वो उलझा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक्स किए हैं रूस के ऊपर, उसका कोई बशर अल असद एंगल है या क्या कोई सीरिया एंगल है, बल्कि वो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग का एंगल है। कहीं ना कहीं यूक्रेन को यह ताकत लगती है
है कि उसके पीछे पश्चिमी देशों का बैकअप भी है और वो उसके पास एक लेजिटिमेट रीजन है, एक कारण है जिसके कारण वो रूस के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए वो रूस के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। और अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो रूस के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है वो बढ़ा है, खासतौर पर इस इलाकों से लेकर ये जो जहां राजधानी मॉस्को है, मॉस्को तक कई बार ड्रोन अटैक्स हुए हैं यूक्रेन के। और ये रूस के लिए ज्यादा बड़ी चिंता है, खासतौर पर पुतिन के लिए बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि रूस की जनता को अगर ये लगा कि पुतिन उनकी हिफाजत करने में सक्षम नहीं है, बार बार अटैक हो रहे हैं, पुतिन कमजोर हो रहे हैं, तो ये पुतिन के लिए भी और रूस के लिए भी, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से पुतिन की इमेज बनी हुई है वो ये है कि अगर पुतिन कमजोर पड़ गए तो लोगों में जो है संदेह पैदा हो जाएगा। अगला सवाल मेरा पुतिन से ही था, जब बाइडेन सपोर्ट देते हैं यहाँ पे, पुतिन का क्या रिएक्शन होता है? अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन सामने आया है? देखिए, पुतिन का जहां तक रिएक्शन है, पुतिन के कई बार रिएक्शन सामने आए और खासतौर पर कजान के अंदर जिस तरीके का अटैक हुआ है, आप देखिए कि उसके बाद उन्होंने मीटिंग ली अपने तमाम कमांडर्स की। लेकिन हाल ही में ये जो तस्वीर है, राष्ट्रपति पुतिन अपने तमाम कमांडर्स के साथ में मीटिंग भी ले रहे हैं, बात भी कर रहे हैं लगातार। वो ये ऑपरेशन जो है, इस ऑपरेशन के अंदर वो दोनों तरह का सिग्नल दे रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन उनकी शर्तें मान लेता है, यूक्रेन यदि अपनी फौजें पीछे ले लेता है तो वो अपनी फौज पीछे ले लेंगे और उसके बाद यहां पर शांति समझौता हो जाएगा। लेकिन दानियास्क और लोहांस्क के मामले के ऊपर, जहां से सारा झगड़ा शुरू हुआ था, उस मामले के ऊपर फिलहाल कोई बातचीत दोनों के बीच में नहीं हुई है। दोनों के बीच में एक बातचीत बेलारूस में हुई थी जब ये लड़ाई शुरू हुई, और मैं उस समय यूक्रेन में ही था जब दोनों के बीच में पहले दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत का कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद तुर्की की तरफ से यह पेशकश की गई थी, लेकिन अभी सारा मामला उलझा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हथियार दिए जाते रहेंगे रूस भी पलटवार करेगा और दोनों तरफ से अगर हथियार चलते रहेंगे तो बातचीत की मेज नहीं लग सकती। मृत्युंजय, अगर हम भारत की भी बात करें, भारत ने भी दोनों यूक्रेन से और रूस से, दोनों से संबंध अच्छे हैं भारत के। ट्रंप कुछ टाइम बाद सत्ता संभालने वाले हैं, उनका कहना था कि हम आते ही खत्म कर देंगे युद्ध। मोदी का भी यही कहना था, पीएम मोदी का भी, शांति बनाई जाए, युद्ध खत्म किया जाए। बाइडेन, अमेरिका, ये जो एंगल पूरा फंस रहा है, इसमें इंडिया का भी कोई एंगल कहीं से, इंडिया जैसे साथ कयास से उठे, इंडिया किसका साथ देगा? रूस का, यूक्रेन का? कयासों पे विराम भी लगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए मृत्युंजय, जो आदमी झगड़े के खिलाफ हो, वो झगड़े में से दो पक्षों में से किसका साथ देगा? वो तो शुरू से ये कहता रहा है कि भाई इस झगड़े से कोई समाधान नहीं है, इस झगड़े से किसी तरीके का निदान नहीं निकलेगा। जहां तक भारत का सवाल है, भारत के हित रूस से भी जुड़े हुए हैं। भारत के जो छात्र थे वो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के सहारे उन तमाम छात्रों को वहां से निकाला गया, किस तरीके से वो सारा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आता हूं इस चीज के ऊपर कि ये जो हिमार्स मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, ये जहाज़ों के अंदर भर भर के भेजा गया, ये हिमार्स मिसाइल सिस्टम जो है ये यूक्रेन के पास पहुंच रहा है। ये इसके पहले यूक्रेन के पास नहीं था। ये M777 हवित्ज़र गन है, ठीक है। इस तरीके की आर्टिलरी गन जो है वो यूक्रेन के पास नहीं थी, अमेरिका की तरफ से ये आर्टिलरी गन उसे मुहैया कराई गई है। इसके अलावा जो F-16 जैसे लड़ाकू विमान हैं वो यूक्रेन को मुहैया कराए गए हैं। अब देख लीजिए, यूक्रेन का जो नेशनल एम्बलम है वो इस विमान के ऊपर लगा हुआ है और यहां पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो संतोष जता रहे हैं, धन्यवाद जता रहे हैं। ये तमाम हथियार, मैं ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये की तरफ से गए, ये अमेरिका की तरफ से गए हैं। ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है वो यूके की तरफ से, यानी ब्रिटेन की तरफ से दी गई है। अकेला अमेरिका हथियार नहीं दे रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये जो है ये भी मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा ये स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम है, ये भी बहुत एडवांस मिसाइल सिस्टम है। ये जो मिसाइल इसमें से एक छोड़ी जाती है ना, ये मल्टीपल टारगेट्स को एक्वायर करती है। तो ये मिसाइल सिस्टम है, ये इससे पहले यूक्रेन के पास में नहीं था। साथ ही ये अब्राहम टैंक है, ठीक है। ये जो चैलेंजर टैंक है, माफ कीजिएगा, ये चैलेंजर टैंक है, ये भी यूक्रेन के पास नहीं था, ये भी पश्चिमी देशों की तरफ से मुहैया गया है। इसे चैलेंजर 2 कहा जाता है और ये चैलेंजर 2 अब मैदान में है। इसके अलावा ये अमेरिका का अब्राहम 2 जो टैंक है वो है, जो कि यूक्रेन के पास अब आ चुका है। ये भी अब्राहम 2, ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, ये मैंने खुद वहां पर युद्ध के मैदान में देखा है। ये एनलॉज इसे कहा जाता है। ये शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम होता है जो कि यूक्रेन को मुहैया कराया गया है। तो ये इतनी सारी चीजें यूक्रेन को मिली है। जवाब में अगर आप हथियारों का कंपैरिजन देखें तो देखिए, ये रूस का इस्कंदर मिसाइल सिस्टम है, 500 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये रूस का ही जो है, ये रूस की आर्टिलरी गन है। अगर दोनों तरफ से आप आर्टिलरी की बात करें, दोनों तरफ से अगर तोपों की बात की जाए, तो आर्टिलरी गन्स के अंदर रूस के पास में एक बड़ा सप्लाई चेन है। रूस ट्रेडिशनली आर्टिलरी गन्स का मैन्युफैक्चरर भी रहा है, रूस के पास अपने टैंक्स भी हैं। रूस दुनिया का बहुत बड़ा हथियार विक्रेता है, हथियार बेचता है। तो हथियारों की बाकी जो देश है वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, बिल्कुल हथियारों को लेकर मदद कर रहे हैं। साथ ही ये एक तरीके से
इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा डायनामिक जो है मृत्युंजय, वो है ड्रोन्स। क्योंकि ये ड्रोन्स जो हैं, ये इस लड़ाई का, इस युद्ध का एक बड़ा गेम चेंजर है। क्योंकि जिस तरीके से वार कर पा रहा है यूक्रेन, उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो इन हथियारों का है। साथ ही यहां पर आप देखेंगे कि केवल यही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो एटकेम्स मिसाइल्स हैं, एटकेम्स मिसाइल्स जो हैं वो भी मुहैया कराई गई हैं यूक्रेन को। तो वो जो एडवांस टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, वो भी एक बड़ी ताकत बन रहा है यूक्रेन की, जिसके सहारे यूक्रेन जो है वो पलटवार कर पा रहा है। और इसी समय खासतौर पर अमेरिका में जिस तरीके से चुनाव हुआ मृत्युंजय, उस चुनाव के बाद ही जो बाइडेन ने जो है वो मंजूरी दी थी, उससे पहले उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी। जो बाइडेन ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों के लंबी दूरी तक इस्तेमाल की जो इजाजत है, वो अमेरिका में चुनाव होने के बाद दी। यानी जब हो गया कि ट्रंप आने वाले हैं, जब उन्हें बिल्कुल साफ हो गया, नतीजे साफ आ गए, और साथ ही उन्हें ये पता था कि अब वो तो जा रहे हैं व्हाइट हाउस से। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस आदेश पर दस्तखत किए कि अब यूक्रेन लंबी दूरी के ये जो तमाम हथियार हैं, इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है, रूस के अंदरूनी इलाकों में कर सकता है। देखिए, इसमें बहुत फर्क हो जाता है मृत्युंजय। डिफेंस का वेपन और ऑफेंस का वेपन। डिफेंस का वेपन होता है, अगर आपके खिलाफ कोई एग्रेसर आया तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन ऑफेंस का जो वेपन होता है, इसका मतलब यह है कि आप न केवल अपना बचाव कर रहे हैं, बल्कि आप दुश्मन के इलाके में जाकर आप काउंटर ऑफेंसिव कर रहे हैं। ये जो हथियार हैं, इनमें से कई हथियार ऐसे हैं जो कि काउंटर ऑफेंसिव के हथियार हैं। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल लंबी दूरी तक रूस के अंदर वार करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही जैसा मैंने आपसे कहा कि इस लड़ाई के अंदर ये जो कजान की तस्वीर है ना, ये बताती है कि यूक्रेन अब अंदर तक वार कर पा रहा है। इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, इसे रूस का 9/11 भी कहा जा रहा है। तो ये लड़ाई के डायनामिक चेंज करता है। ये जो तमाम हथियार हैं, ये मैदान जंग के अंदर जो पावर बैलेंस है उसको भी चेंज कर रहे हैं, साथ ही लड़ाई का डायनामिक चेंज कर रहे हैं। चलिए प्रणब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रूस, यूक्रेन और अमेरिका को लेकर आपका क्या मानना है? इस युद्ध को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।